हेलो एवरीवन, देखिए आज हम लोग देख रहे हैं इसमें पृथ्वी हमारा आवास। ये एनसीईआरटी की बुक है 6th क्लास की। तो देखिए एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है यूपीपीसीएस के लिए कि एनसीईआरटी पढ़ना। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये ज्योग्राफी की बुक है, तो आज इस वीडियो में देखेंगे इसका फर्स्ट चैप्टर। तो देख रहे हैं हम लोग, स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा करें तो प्लीज़ लाइक। और मंडल में पृथ्वी, तो ये चैप्टर है, आज देख रहे हैं इस वीडियो में। देखिए इसमें क्या कह रहा है, देखिए इसमें कह रहा है सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमातीत है, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। तो देखिए जब सूर्यास्त हो जाता है तब आकाश में क्या होता है, तारे जो हैं टिमटिमाना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब आप लोग देखे होंगे 6 बजे के बाद से आसमान में जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते रहते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि कुछ टिमटिमाहट अन्य से अलग होते हैं। ये किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान ही चमकते रहते हैं। तो कुछ जो स्टार होते हैं वो जो है अलग प्रतीत दिखते हैं, कुछ ज़्यादा मतलब चमकते हैं और कुछ कम। देखिए यहाँ पर ये इस चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थिति में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात क्या होती है, जब पूरा चंद्रमा आसमान में रहता है उसे क्या कहते हैं, पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। देखिए 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस होती है। ठीक है, जब जिस दिन आकाश में पूरा चंद्रमा रहेगा उसे पूर्णिमा कहते हैं। और जब चंद्रमा नहीं रहेगा तो उस रात को देखिए उस टाइम क्या रहता है, तो अंधेरा रहता है, आसमान में अंधेरा रहता है, तो वो अमावस्या की रात होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात का आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उसे क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड कहते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ठीक है, अगर आ जाए एग्जाम में कि खगोलीय पिंड क्या होता है तो ये होता है। पूर्णिमा क्या होती है, जब पूरा चांद आसमान में होता है उसे पूर्णिमा कहते हैं। और जब 15 दिन के बाद चंद्रमा जो आसमान में नहीं दिखाई पड़ता उसे अमावस्या कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे ये यहाँ पर अब देख रहे हैं, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैस से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है, क्योंकि देखिए सूर्य में भी काफ़ी प्रकार की गैसें हैं, जैसे हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया। ये सब गैस जो है काफ़ी ज़्यादा हैं और स्ट्रॉन्ग भी हैं। तो ये खगोलीय पिंड जो कि बड़े आकार में, तो क्या है यहाँ पर बता रहे हैं कि सूर्य खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। अब देखिए फिगर, ये ध्रुव तारा और संकेत, ये उत्तर दिशा। अब बताया जाएगा कि ध्रुव तारा किस दिशा में रहता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन इससे बहुत दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। तो देखिए रात के समय क्या होता है कि जो वो रहते हैं, स्टार रहते हैं, वो आसमान में चमकते रहते हैं और वो इतने दूर होते हैं कि उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं कि उनका क्या ऊष्मा है, और प्रकाश जो है हमारे तक नहीं पहुंचता, खाली हम लोग महसूस करते हैं कि वो चमक रहे हैं, अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। देखिए आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यंत ऊंचाई पर उड़ रहे हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई पड़ता है।
अब देखिए, जैसे कोई प्लेन हो गया, पास में दिखेंगे तो बड़ा दिखाई पड़ता है, और जैसे आसमान में उड़ता हुआ तो एकदम छोटा सा, जैसे हाथ से बनाया गया हुआ एक कागज़ का हो जाता है, उसी के हिसाब से वो दिखाई पड़ता है। तो ऐसा उसका साइज़ दिखता है, और जो सामने होगा वो हमको क्या बड़ा दिखाई पड़ेगा, लेकिन जब आसमान में वो रहता है वो बहुत छोटा दिखाई पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये क्या कहलाते हैं, जो तारों की विभिन्न आकृतियाँ होती हैं उससे क्या कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। इसे क्या कहते हैं, अर्थ मेजर या बिग बियर, इसी भी मतलब इस नाम से भी जाना जाता है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल, जिसे क्या बोलते हैं, सप्त ऋषि या 7 ऋषि संत, इसे मतलब सप्त ऋषि भी बोलते हैं, या 7 तारों का समूह होता है जो कि नक्षत्र या अर्थ मेजर कहलाता है। परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि आपको आसमान में अधिक तारों, ग्रहों और नक्षत्रों को दिखाई, मतलब ये ऐसे। अब नक्षत्र क्या होता है, तारों का एक बहुत अच्छा समूह से नक्षत्र कहते हैं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण, अब पहले के समय में लोग कैसे दिशा का निर्धारण करते थे, निर्धारण की सहायता से करते थे। कैसे निर्धारण करते थे, तारों की दिशा को देखकर वो दिशा के बारे में बताते थे कि ये उत्तर दिशा है, ये पूर्व दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा कहते हैं। अब उत्तर दिशा में क्या होता है, हमारा ध्रुव तारा चमकता रहता है, यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, जिससे सप्त ऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। ठीक है, अब ध्रुव तारा किस डायरेक्शन में होगा, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में हमेशा रहता है, और ये देखिए खूब मतलब ज़्यादा चमकता रहता है ये ध्रुव तारा। अब देख लेते हैं, देखिए जो इम्पोर्टेंट है आज मतलब यही देखते चलेंगे। अब सौर मंडल के बारे में देख रहे हैं। देखिए सौर मंडल क्या होता है, सूर्य 8 ग्रह, देखिए सूर्य 8 ग्रह उपग्रह, ठीक है, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया कौन होता है, सबसे बड़ा कौन है, तो ये सूर्य है, उसका मुखिया कौन है, तो सूर्य है सौर मंडल का। अब देखते हैं, देखिए सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल, और देखिए इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे ही रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, ठीक, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य जो है भले ही बहुत नज़दीक है, लेकिन ये हम पृथ्वी से बहुत दूर है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए ये सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं कि सूर्य पृथ्वी से लगभग कितने हैं, तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, अब ये बात करें ग्रह के बारे में, तो ग्रह देखिए हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार कौन से, जैसे अरेंज करने के लिए आ जाता है, एमसीक्यूज में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये ऐसे हो गया, यूरेनस और नेपच्यून, ये ऐसे इसका अरेंज क्रम है। अब देखते हैं ये, देखिए सौर मंडल के 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते का दीर्घ वृत्ताकार में फैले हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। ठीक है, बुध सूर्य के सबसे नज़दीक। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि बुध की सबसे बगल में कौन सा ग्रह है, तो बुध है, सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल इसको कितने डे लगते हैं, तो 88 डे लगते हैं, 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना गया है। इस तरह देखिए शुक्र के काफ़ी क्वेश्चन आ जाता है। भोर का तारा किसे कहते हैं, पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं, तो शुक्र को कहते हैं, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह था, लेकिन इसे कब हटाया गया, तो 2006 में इसको निर्णय कर लिया गया है। कुछ समय पहले खोजा गया अन्य ये प्लूटो बौना ग्रह है, इसे कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने ग्रह माना जाता है। देखिए अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड एवं प्लूटस बौना ग्रह कहे जाते, तो इसको 2006 से मान्यता दे दी गई थी। अब बात करें पृथ्वी की।
देखिए पृथ्वी, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। देखिए सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है और ध्रुव के पास थोड़ी चपटी। यही कारण है कि इसके आकार को भ्रू आब कहा जाता है। भ्रू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान का आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थिति संभव केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। मतलब जिसमें ऑक्सीजन होता है वो कौन सा है, तो ये पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है। पृथ्वी ना तो गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है ऑक्सीजन ये सब चीज़ें मतलब यहाँ पृथ्वी पे हैं और अन्य ग्रहों पे नहीं पाई गई हैं। देखिए अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अब चंद्रमा के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। अगर पूछ लिया जाएगा कि अर्थ के पास कौन सा उपग्रह है, तो ये है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। व्यास कितना है इसका, 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। ठीक है, कौन, तो चंद्रमा। अब देख लेते हैं इसको। प्रतीत होता है क्योंकि अन्य ग्रहों की खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमें देखिए यह हमसे लगभग कितना है, तो 3,84,400 किलोमीटर ये दूरी पर है। कहाँ, किससे, तो अर्थ से। इतनी इसकी डिस्टेंस है किसकी, मून की। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। इतनी डिस्टेंस है कि 3,84,400 किलोमीटर दूर है। आप देख रहे हैं, देखिए चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिनों में लगाता है, ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आता है, तो 27 दिनों में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा से पृथ्वी का एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थिति जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान या गड्ढे जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। जब पूर्णिमा होती है तो उस गड्ढे टाइप या चंद्रमा को ऐसे देखते टाइप कुछ हल्का सा ब्लैक या कुछ ऐसे दिखाई पड़ता है, भद्दा टाइप, मतलब जैसे कुछ कहेंगे जैसे छाया या कुछ बना हो प्रतिबिंब ऐसे चंद्रमा में दिखाई पड़ता है। तो कब दिखाई पड़ेगा, तो पूर्णिमा के दिन, क्योंकि अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता। पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्रमा रहता है। और 27 दिन में ये क्या है, पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाता है। अब क्षुद्र ग्रह क्या कौन से होते हैं, देखिए तारों के ग्रह उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, तो कौन कौन से ग्रह हो गए, ये मार्स हो गया और जुपिटर के अगल बगल ये पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो जाते हैं। ये ऐसे छोटे छोटे कण ये टूटकर अलग हो जाते हैं। अब उल्कापिंड क्या होते हैं देख लेते हैं। ऐसे एग्जाम में इसके भी क्वेश्चन बने हैं। देखिए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। ठीक है, कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की हो जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, चमकदार प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जलते हुए बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। ठीक है, जलते जलते देखिए जले बिना पृथ्वी पर गिर जाते हैं। ठीक, और क्या होता है जब पृथ्वी पे इतनी दूर से आएगा तो क्या होगा कि जो पृथ्वी पे गड्ढा बन जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं, उल्कापिंड कहते हैं। उल्कापिंड कैसे बनते हैं कि ये सूर्य के चारों ओर छोटे छोटे ऐसे कण जो होते हैं राउंड चक्कर लगाया करते हैं। वो क्या होते हैं, हवा के अटैच से पृथ्वी के पास भी आ जाते हैं। जब पृथ्वी पे प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, जब घर्षण के कारण आने की कोशिश करते हैं तो आते भी हैं, तो एकदम स्पीड से वो पृथ्वी पर गिर जाते हैं और कहीं ना कहीं ये उल्कापिंड कहीं जिस स्थान पे गिरते हैं वहाँ गड्ढा कर देते। तो ये उल्कापिंड ये होते हैं जो पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पत्थर होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, वही उल्कापिंड कहलाते हैं। जैसे एग्जाम में आ जाए कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे पत्थर छोटे छोटे टुकड़े को क्या कहते हैं, तो उसे उल्कापिंड कहा जाता है।
अब ये देखते हैं, देखिए गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने, देखिए ये यहाँ पर, क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा? यह लाखों तारों का समूह है। इसे पट्टी आकाश गंगा या मिल्की वे कहते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर यह पट्टी आकाश गंगा है। हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा है। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगा मिलकर एक क्या बनाती है? तो एक ब्रह्मांड का निर्माण करती है। क्या कौन करता है? तो ये आकाश गंगा करती है। जैसे आकाश गंगा होता क्या, जैसे ये खूब सारे तारे हो गए आसमान में, वही सब आकाश गंगा है। देखिए ब्रह्मांड की एक विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ठीक, तो आकाश गंगा क्या होता है कि विभिन्न आकाश गंगाएं मिलकर एक किसका निर्माण करती है? तो एक ब्रह्मांड का निर्माण करती। ये हो गया, देखिए पृथ्वी हो गया, सौर मंडल हो गया, आकाश हो गया, फिर एक ब्रह्मांड बना। ये फिगर ये देखिए, जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, पहले पृथ्वी में हम लोग रह रहे हैं, फिर सौर मंडल आया जहाँ पर सूर्य चंद्रमा ये सब रहेगा, फिर आकाश गंगा जिसमें तारे वारे रहेंगे, फिर उन सबको मिला के ये क्या राउंड बना है? ये ब्रह्मांड पूरा बन गया है इन सबको मिला के। अब देखिए एक क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन MCQs वाला, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो कौन सा जो पृथ्वी की तरह होता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन है, तो यहाँ पर शुक्र हो जाएगा। सूर्य का तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, ठीक है, मंगल होगा। फिर तो थर्ड नंबर पे पूछ रहा था, तो पहले बुध हो गया, फिर शुक्र हो गया, फिर पृथ्वी हो गया, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, अब देखिए ये सभी सूर्य, देखिए सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो ये दीर्घा वृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं। ध्रुव तारे किस दिशा में होते हैं? तो ध्रुव तारा हमारा किस डायरेक्शन में होता है? तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। अब क्षुद्र ग्रह क्या है? तो क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और देखिए मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं, ये भी बताया था हमने। तो MCQs में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब कुछ जो हैं हमारे आंसर राइटिंग के लिए जो क्वेश्चन इसी तरह के एग्जाम में भी आ जाते हैं। ये देखिए आंसर राइटिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है छोटे छोटे क्वेश्चन को उठाना, तभी एक अच्छी खासी आंसर राइटिंग। और UPPCS एग्ज़ाम में आंसर राइटिंग के जो क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा टफ नहीं पूछे जाते, इसी तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि ग्रह क्या, तारे क्या है, सौर मंडल में आप क्या समझते हैं। तो ये सारे आप लोग वीडियो को देखिएगा और इनके क्वेश्चन लिखने की कोशिश करिएगा। ब्रह्मांड क्या है, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।